गुड मॉर्निंग। अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं जनरल नॉलेज के कुछ विशेष प्रश्न जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। 20 प्रश्नों का एक सेट है और इसका क्रम संख्या 41 से लेकर 60 तक है, जिसमें जीके और जीएस से संबंधित कुछ करेंट अफेयर के भी प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। निर्देशित अर्थव्यवस्था है, बाजार अर्थव्यवस्था है, पारंपरिक या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में जो अर्थव्यवस्था है उसका जो स्वरूप है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि भारत में ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जहाँ पर पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं का एक समायोजन है, यानी कि दोनों का ही मिश्रित रूप यहाँ पर देखने को मिलता है। इसलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है। अगला प्रश्न भी मिश्रित अर्थव्यवस्था से ही है। अगला प्रश्न है, मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है। पहला है नकदी और खाद्य फसल दोनों की खेती करना, एक ही खेती में एक साथ ही 2 या 2 से अधिक फसलों की खेती करना। अगला है पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना, या अनुक्रम में एक ही खेत में विभिन्न फसलों की खेती करना। तो मिश्रित खेती का अर्थ होता है कि मिश्रित खेती का मतलब है कि जब हम पशुपालन और फसलों की खेती एक साथ करते हैं तो वैसी व्यवस्था को कहा जाता है कि मिश्रित कृषि है। तो मिश्रित कृषि का मतलब है कि पशुपालन और फसलों की खेती एक साथ करना। ये इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पलासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था। नेविल चैम्बरलेन, रॉबर्ट क्लाइव, एनल कनिंघम या जेम्स अलेक्जेंडर। पलासी का युद्ध जो है कि 23 जून और ये 23 जून और 1757 को हुआ था, और ये पलासी नामक के गांव के नज़दीक हुआ था, इसलिए इसे पलासी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ये बंगाल में है। बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर एक पलासी गांव है और वहीं पे ये युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। अंग्रेज़ों की सेना और का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और दूसरी ओर सिराजुद्दौला की सेना थी, और इस तरीके से ये युद्ध हुआ जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व कर रहा था वो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था। तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति का नाम पूछ रहा है कि कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय, यानी कि जो सेकंड प्रेफरेंस के आधार पर मतगणना के द्वारा उनको राष्ट्रपति चुना गया था। तो ये थे बीबी गिरी, यानी कि इनको राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था। ये पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम हैं। सांगपो और दिहांग ये किस नदी के नाम हैं। तो ये देखिए, सांगपो और दिहांग ये दोनों ही ब्रह्मपुत्र नदी के नाम हैं, और इसे तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में यानी कि जो है यह नदी दिहांग कहलाती है। तो इस तरीके से ये इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र नदी। यानी कि ये याद रखिएगा कि ये सांगपो, इसका तिब्बत में जब ये नदी जाती है तो वहाँ पे इसको सांगपो के नाम से जानते हैं, और दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाता है। और यही नदी जब ये जो है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की जब जहाँ ये दोनों की धारा जहाँ मिलती है, जहाँ दोनों की संयुक्त धारा मिलती है, वहाँ पर ये मेघना के नाम से जानी जाती है, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, रासलीला, याओसंग, लाई चराइयोबा किस त्यौहार किस राज्य का है। ये जो त्यौहार है ये किस राज्य का है बताना है। आसामी लोगों का है, कर्बी लोगों का है, मणिपुरी का है या फिर बोडो का है। तो ये रासलीला, याओसंग और लाई चराइयोबा जो है ये सभी त्यौहार मणिपुर के लोग मनाते हैं, यानी कि ये मणिपुर का त्यौहार है। अगला प्रश्न है, स्वैथलिंग कप संबंधित है। स्वैथलिंग कप किससे संबंधित हैं। फुटबॉल से, शतरंज, लॉन टेनिस या फिर टेबल टेनिस। तो ये स्वैथलिंग कप जो होता है वो टेबल टेनिस से संबंधित है, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, काली मुद्रा क्या है, यानी कि जिसको ब्लैक मनी
क्या है। ब्लैक मनी को लेकर के ही भारत में नोटबंदी भी हुई थी। तो बताना है कि ब्लैक मनी क्या है। यह अवैध मुद्रा है, जाली मुद्रा है, गंदी या ख़राब मुद्रा है, या फिर यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया जाता है, यानी कि जिस पर इनकम टैक्स नहीं दिया जाता है। तो ब्लैक मनी उसी को कहते हैं जो अवैध तरीके से जो पैसे कमाए जाते हैं और जिस पर इनकम टैक्स यानी कि आयकर नहीं दिया जाता है, इसे ही ब्लैक मनी के नाम से जानते हैं, यानी कि इसको काली मुद्रा कहते हैं या अंग्रेजी में इसे ब्लैक मनी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1916, 1905 ईस्वी में, 1924 में या फिर 1934 में। तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे, तो उन्होंने जो है कि कांग्रेस के 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में। बेलगांव में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, यानी कि 1924 में किया था। और ये अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, ये 40वां अधिवेशन था और ये हुआ था बेलगांव में। अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब हुआ था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी चर्चित भी है, बहुत लोग इसे जानते भी होंगे। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था, यानी कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। और ये घोषणा उन्होंने की थी 19 जुलाई और 1905 को। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई थी। तो इस तरीके से बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, इसमें 1911 जो है, ये 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन 1905 में तो हो गया, लेकिन लोगों के विरोध के कारण 1911 में इसे रद्द भी कर दिया गया था, यानी कि बंगाल विभाजन का जो रद्द किया गया था उसको 1911 में किया गया था और विभाजन हुआ था 1905 में। अगला प्रश्न है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है। 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 या फिर 40। तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो उम्र सीमा है वो 30 वर्ष है, यानी कि 30 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा तय की गई है जिसमें कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। ऐसे ये 35 वर्ष जो उम्र है ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है। और 25 वर्ष जो है वो लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष रखा गया है। और राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम सदस्य सीमा है वो 30 वर्ष है। और पंचायत के सदस्य, पंचायती राज के सदस्य चुनने के लिए या फिर नगरपालिका का सदस्य होने के लिए 21 वर्ष ये दोनों के लिए है। पंचायत और नगरपालिका दोनों के लिए 21 वर्ष है। 35 पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष उम्र सीमा न्यूनतम रखी गई है। तो इसका सही जवाब है 30 वर्ष। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से कौन सा पीएम गति शक्ति अंतर्गत आर्थिक विकास के 7 इंजनों में से एक नहीं है। यानी कि 2022-23 का जो बजट है उसमें पीएम गति शक्ति एक जो स्कीम चलाया गया था, तो उसके अंतर्गत ये 7 जो इसमें जो फैक्ट रखे गए थे, जो तत्व रखे गए थे, तो उसमें कौन सा एक नहीं है। बंदरगाह, सड़क, रेलवे या फिर संचार। तो इसमें ये पीएम गति शक्ति के अंतर्गत संचार को शामिल नहीं किया गया था, यानी कि इसका ऑप्शन इसका डी सही है, संचार। अगला प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का रैंक क्या रहा है। राष्ट्रमंडल खेल जो अभी 2022 में हुए थे तो उसमें भारत की रैंकिंग क्या थी। तो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का जो रैंक था वो चौथा था, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संबंधित राज्य के विधि मंत्री द्वारा या फिर संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा। तो जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो उसी राज्य के जो संबंधित राज्य के जो राज्यपाल होते हैं तो उनके द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। और इसकी चर्चा जो है वो संविधान के अनुच्छेद 233 में इसका उल्लेख किया गया है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न है लोकायुक्त की स्थापना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में हुई थी। लोकायुक्त की स्थापना ये भारत के
किस राज्य में सबसे पहले हुई थी ये बताना है। तो लोकायुक्त की जो स्थापना है वो सबसे पहले हुई थी महाराष्ट्र में, इसका स्थापना हुई थी 1971 में, यानी कि इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। धातुएं विद्युत का चालन क्यों करती है? कम गलनांक के कारण, उच्च टनन सामर्थ्य के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण या फिर उच्च परमाणु घनत्व के कारण धातुएं विद्युत का चालन करती है। हम जानते हैं कि धातुएं जो होती हैं वो विद्युत का चालन करती है, यानी कि विद्युत का चालक होती हैं, जबकि अधातुएं विद्युत का कुचालक होती हैं, यानी कि वे विद्युत का चालन नहीं करती हैं। इसका कारण है कि धातुओं में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इसके कारण ही धातुएं विद्युत का चालन करती हैं, जबकि अधातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, और यही कारण है कि अधातुएं विद्युत का चालन नहीं करती है, यानी कि वो विद्युत का सुचालक नहीं होकर के कुचालक होती हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, शक्ति का विमीय सूत्र क्या है? शक्ति का विमीय सूत्र पूछ रहा है। तो शक्ति का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है mL2T-3, यानी कि ये इसका शक्ति का विमीय सूत्र होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि शक्ति जो होता है, शक्ति का मान होता है, यानी कि P जो शक्ति होता है वो कार्य, यानी कि W/T कार्य बटा समय के बराबर होता है। तो अब इस आधार पर हम जब इसका विमा निकालते हैं तो ये प्राप्त होता है, यानी कि इसका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मूत्र का असामान्य घटक क्या है? यूरिया, क्रिएटिनिन, एल्ब्यूमिन या सोडियम? तो मूत्र का जो असामान्य घटक है वो एल्ब्यूमिन है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ का वाल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? गंधा के साथ गर्म किया जाता है, कार्बन ब्लैक के साथ गर्म किया जाता है, क्लोरीन गैस मिलाया जाता है, या फिर डाइफ्लेनेसी एमीन मिलाना, ये कौन सी विधि है? तो प्राकृतिक रबड़ जो होता है उसका वाल्कनीकरण करने के लिए उसे सल्फर के साथ गर्म किया जाता है, और वाल्कनीकरण रबड़ से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे टायर जो है, या फिर जूता का जो सोल है, या फिर जो बेल्ट बनाए जाते हैं, ये सभी जो है जो वाल्कनीकरण के द्वारा ही बनाए जाते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा कि गंधा के साथ प्राकृतिक रबड़ को गर्म किया जाता है। और अगला प्रश्न है, एक फ्यूज तार कैसा होना चाहिए? चालक और निम्न गलनांक वाला, चालक और उच्च गलनांक वाला, उच्च प्रतिरोधी और उच्च गलनांक वाला, या फिर उच्च प्रतिरोधी और निम्न गलनांक का? तो देखिए, फ्यूज जो है कि एक फ्यूज तार क्या होता है, तो हमारे विद्युत परिपथ में जो लगता है तो एक सुरक्षा के तौर पे उसे लगाया जाता है, और फ्यूज तार जो होता है उसका गलनांक काफ़ी कम होता है, इसलिए एक सुरक्षा उपकरण है वो। तो फ्यूज का जो तार होता है उसका वो उच्च प्रतिरोध वाला होता है, लेकिन उसका गलनांक कम होता है, क्योंकि गलनांक कम होने का कारण है कि जब फ्यूज परिपथ में जब आवश्यकता से अधिक धारा जब प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार जो है कि आसानी से वो गल जाता है, और इस तरीके से हमारा जो सर्किट है, यानी कि जो विद्युत परिपथ है, तो वो सुरक्षित बच जाता है, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। इसलिए विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग अवश्य करना चाहिए। इसका ऑप्शन डी सही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो किसी भी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी हैं।